पे नमामि गंगे के नाम पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, और अभी कुछ एक दो साल पहले यहाँ जो नहर बनी गंगा में, उस पे मतलब उस तरह से माँ गंगा को उन्होंने संबोधन माँ गंगा का किया, लेकिन माँ का सीना चीर दिया उन्होंने। जितना लूटते बना माँ के नाम पे लूटा। और अभी आज 10 साल के बाद उनकी हालत ये है कि आज भी वो माँ गंगा का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। माँ गंगा की तरफ देख के घाट पे खड़े होके अभी उन्होंने फूट फूट के रोया है। करीब 18 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन हुआ था। 18 करोड़ रुपए की नहर बनी, देखिए कहीं नहर दिखाई पड़ रही है? इसी तरह से ये यहाँ का डीएम, यहाँ का कमिश्नर मिलके ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें गरीब जनता को उजाड़ दिया जाए और यहाँ गुजराती मॉडल एक स्थापित किया जाए। और विशेष करके बनारस की जो गलियाँ हैं वो यहाँ की पहचान है। तो बहुत सारी गलियाँ जो हैं ख़त्म हो गई, जैसे ललिता गली। सारा फर्जी मुकदमा कायम कराया गया है और फर्जी मुकदमे में हम लोगों के ऊपर फैसला सुना के बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। पावर लूम के साथ साथ आप हैंडलूम को नहीं चला सकते, तो उसका संकट वो झेल रहे हैं। इस वजह से इस शहर के आधा से ज़्यादा बुनकर पलायन कर चुके हैं और रेडी पटरी पे आते हैं। जो रेडी पटरी वाले हैं उसके लिए भी वो नया नियम लाके, नया कानून लाके उनको भी उससे अलग कर चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय बनारस में हूँ। बनारस के 80 घाट पर, बहुत ही चर्चित घाट है, लेकिन चुनाव के मौके पर आया हूँ। इस लिहाज से कहा जाए तो चुनाव पर ही बातचीत होगी। और आप जानते हैं बनारस से देश के प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। पिछली 2 बार से यहाँ से सांसद रहे हैं। एक बार फिर वो जो है यहाँ से नामांकन पत्र अपना दाखिल कर चुके हैं। 10 सालों में प्रधानमंत्री रहते जो उन्होंने किया हो, पूरा देश उसका जायज़ा ले रहा है, उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन चूँकि हम लोग बनारस में हैं तो बनारस चूँकि उनकी सीधी जिम्मेदारी बन जाती है, तो बनारस में प्रधानमंत्री जी ने क्या वायदे किए थे, उस पर कितना खरे उतरे और क्या चीज़ें होनी थी नहीं हुई, और किस तरह से चीज़ों को और गलत दिशा में मोड़ दिया गया है, क्या उस तरह की भी कुछ स्थितियां बन रही हैं। इन सब सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ देखिए यहाँ मौजूद हैं 4-5 यहाँ के स्थानीय नागरिक, पत्रकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और अपने तरीके सामाजिक हस्तक्षेप भी रखते हैं। तो शुरुआत मैं जो है सुरेश जी से ही करता हूँ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश जी, 10 साल तक जो है इस बनारस का प्रतिनिधित्व जो है पीएम मोदी ने किया है। 10 सालों का आप मूल्यांकन कैसे करेंगे बनारस के एक नागरिक के नज़रिए से? जी, सबसे पहले तो बनारस की संस्कृति और सभ्यता यहाँ की एक पहचान है। और विशेष करके बनारस की जो गलियाँ हैं वो यहाँ की पहचान है। तो बहुत सारी गलियाँ जो हैं ख़त्म हो गई, जैसे ललिता गली जो कॉरिडोर एरिया में है वो ख़त्म कर दी गई। उसी के कॉरिडोर के पास ही एक भिखारी धर्मशाला नाम से मशहूर जगह थी, धर्मशाला ही था वो, और उसको एक भिखारी ने बनाया। उसका उद्देश्य यह था कि जो भिखारी हैं बनारस में रहते हैं, बनारस में बहुत सारे लोग हैं, तो वो वहाँ पर ठंडा, गर्मी और बरसात के मौसम में उसमें रुक सके। 2020 में कोरोना पीरियड में ही उस धर्मशाला को जमींदोज कर दिया गया। उसके बगल में बिरला धर्मशाला है जो अभी था अप्रैल महीने में, यानी 1 महीना पहले उसको जमींदोज कर दिया गया। ये पूरा मलबा जो है गंगा जी में फेंक दिया गया। तो ये गंगा की सफाई, जो गंगा की सफाई, गंगा नमामि योजना ये चला रहे हैं, उसकी असलियत है। दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं, गंगा उस पार तो एक 6 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई। क्या कहानी है जी? तो वो नहर जो है बड़ी मेहनत से बनाए थे। और जिस समय नहर बना रहे थे उस समय भी मैंने उसको स्टोरी उस पर कवर किया था। वो नहर गाय घाट से लेकर के और रामनगर के पास तक, किले के पहले तक बनाया था। जिस समय नहर ये बन रही थी, करीब मार्च और अप्रैल के महीने में ही ये नहर बन रही थी और तैयार भी हो गई थी। दोनों साइड में बालू रख दिए थे। अच्छा, तो हाँ, रेत की नहर थी वो कह सकते हैं। और हाँ, उसको मैं रेत की नहर ही कहा। जी हाँ जी। उसी साल गंगा में बाढ़ आया और वो पूरी की पूरी नहर जो है बह गई और गंगा। पैसा कितना खर्च हुआ उस पर?
और पैसा वो करीब 15 करोड़ रुपए तो खुदाई उदाई में खर्च हुआ वो। जी, जी। और उसके बाद 15,000 उनका और करोड़। 15,000 करोड़ बता रहे हैं। हाँ, वो माने साधारण खर्च नहीं था। हाँ। हाँ, 15,000 करोड़। तो हाँ, वो तो जनता जो- के पैसे को, गाढ़ी कमाई अधिक को। पैसे वगैरह हाँ, में नहीं नहीं, वो आप बात चलिए कर अभी रहे हैं। राजन जी आते हैं उस पे। हाँ तो एक वो चीज़ तो ये जो बनारस की पहचान है, जी जी। सबसे बड़ी चीज़। और एक ललिता घाट जो था, हाँ ललिता घाट के पास ही हाँ। जलाशयन घाट है। अच्छा। उस पूरे जलाशयन घाट को जमींदोज कर दिया गया ओ और वो पत्थर की बनी हुई घाट थी, अच्छा। बहुत पुरानी हाँ, घाट थी। हाँ। उसी के पास जो है एक गंगा द्वार बना दिया अच्छा। गया है, जो कॉरिडोर में सीधे जा रहा अच्छा। है और लंबी सीढ़ियाँ जो है जी, दी गई हैं जी, 40 जी। पर। तो पूरा नक्शा हाँ हाँ। जो है बदल दिए और इससे हुआ क्या कि गंगा का प्रवाह जो है रुक गया, ओ पानी का बहाव रुक हाँ, गया। हाँ, और पानी का बहाव रुक जाने से साल भर पहले हाँ। गंगा में काई जम गई थी। काई ही नहीं, 80 से लेकर के और गाय घाट तक, मणिकर्णिका शमशान के आगे हाँ हाँ। तक ये जो है पूरा गंगा जो है हरे रंग की दिखाई दे रही थी। वो अच्छा। तस्वीरें भी छपी थी। अच्छा। एकदम हरा, हाँ पानी का रंग जो है हरा हो गया। चुनार तक तो इन्होंने ये कहा कि ये मिर्जापुर से, हाँ हाँ ये मिर्जापुर से आ रही है हाँ काई जो है। हाँ हाँ। धीरे धीरे तो हम फिर नीचे मैंने वाले- हाँ, चुनार पर जा कर हाँ, के देखा हाँ हाँ और चुनार किले के पास भी हाँ, हाँ। काई लगी थी। हाँ हाँ। तो इसका मेन रीजन ये था हाँ। कि वो पानी का बहाव, हाँ, करंट जो है हाँ, हाँ। वो रुक जाना, अच्छा अच्छा। उसके कारण ये रहा। हाँ और बाकी आप शहर में अगर जो आप देखेंगे तो हाँ, जो हाईवे विकास का नारा दिए थे और इसको जो है कोटो बना देंगे, क्या कुछ कह रहे थे बनारस को। क्योटो तो बना नहीं, हाँ बर्बाद हो गया शहर की जो अपनी पहचान थी, हाँ। एक बनारसीपन जो है, हाँ हाँ। और उसकी अपनी जो, हाँ, उसकी अपनी एक पहचान है, हाँ। वो चीज़ खत्म हो गई। अभी फिर आएंगे सुरेश जी, आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। राजेंद्र जी हैं, किसान नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजेंद्र जी, ये 10 सालों में मोदी कितना जो है इसको बनाए और कितना बर्बाद किए बनारस को। नहीं, कोई न बर्बाद करता है न कोई बनाता है। हाँ परिस्थितियां ऐसी माने आ गई हाँ। और हाँ हाँ लोगों को लगा कि एक बड़ी उम्मीद थी कि माने जो समाज जो माने काला धन है, बाकी चीज़ है, वो आएगा तो देश का बड़ा विकास हो जाएगा। और उस ये आज ही से नहीं था, बीपी सिंह के समय विनोद पांडे और वो जो एक बड़े वो थे, इन लोगों ने माने उसका तलाश किया था। स्विट्जरलैंड बैंक का वो मसला विनोद पांडे जी और मैंने, अरे वो यहाँ के डीएम भी थे भूरेलाल, ये दो साथियों ने उसको माने खोजने में बिल्कुल। वो 62 करोड़ की दलाली को माने लंबे पैसा खर्च करने लेकिन खोज डाला था। और उसी को माने लोग सोच रहे थे कि वो पैसा आ जाएगा तो भारत का तस्वीर बदल सकता है। और वो तस्वीर तो नहीं बदला, बल्कि माने वो जो उनकी मस्ती थी, जो लोगों की आपस में आपसी बैठ करके बातचीत चर्चा, बनारस का शहर, बनारस शहर जो इसी मामले में जाना था, सांस्कृतिक कल्चर का एक शहर था। इस सांस्कृतिक कल्चर को भी बाजार में इस तरीके से झोंका कि वो सारी मस्ती लोगों की खत्म हो गई। और जो आप देख रहे हैं इधर लगातार लोग मर रहे हैं, माने उसका कारण है माने कि कहाँ बैठेंगे, किससे बात करें। तो एक बड़े तनाव के वातावरण से यह शहर गुजर रहा है। एक बाजार के हवाले करने की कोशिश की जा रही है पूरे जो है शहर को, जो अपनी मस्ती थी, स्वतंत्रता थी, जो निर्भीकता थी, वो ख़त्म करके कुछ ऐसा कुछ व्यापार का पूरा जो है कल्चर, व्यापार की संस्कृति विकसित करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं ये जो सुबह बनारस है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये इसके पीछे आप जाएंगे तो लंबे पीरियड तक हमारी जो सभ्यता रही है वो ये रही है कि नदियों को पूजने का, माने हर चीज़ को पूजने का, प्रकृति को पूजने का एक बड़ी लंबी परंपरा रही है। लेकिन ये बाजार का कब हिस्सा बन गया, बाजार की चीज़ें कैसे। और आप जब इस पर चर्चा कर रहे थे और कॉरिडोर का जो ये मसला आ रहा था, तब ये पूरी नदी पर जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे, वो बंदरगाह से लेकर के वो राजघाट, राजघाट से बंदरगाह तक आप ये 10 साल के भीतर देखेंगे कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने, दुनिया के बड़े बड़े औद्योगिक घराने, वो लंबा खेल है। जो राष्ट्रवाद ये माने इनका है, और वो राष्ट्रवाद पर माने ये बड़ी वहाँ से वो हाँ वही बता रहे हैं कि वो वहाँ से लेकर के वो बंदरगाह तक ये लंबा
माने 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर जो स्वेज नहर बनने का प्रक्रिया था, उसी के भी वो था कि ये बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को देने की उनकी तैयारी है, दुनिया के बड़े औद्योगिक घरानों को। तो ये एशिया का सबसे बड़ा हब बनाने की उनकी योजना। ये है राष्ट्र। क्या होटल खड़ा करते और तमाम पूरा जो है होटल देना ही है उनको। बड़े बड़े वो औद्योगिक घराने कहाँ आकर के रुकेंगे। वो जीवनाथपुर का जो इलाका है वो सेंटर बनेगा। माने वो तो जो बंदरगाह से कोयला ले जाना है, बाकी चीज। हाँ, जयनारायण जी को नमस्कार। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो वो जो बड़ा खेला था और जिस तरीके से ये माने प्रधानमंत्री के उसमें यहाँ का डीएम नाच रहा है, यहाँ का बाकी लोग नाच रहे हैं, वो है वो सब माने सुनियोजित साजिश। अच्छा, एक मसला आया है, जयनारायण जी हैं आप। जी जी। ये आपका जो है कोई कॉरिडोर, क्या नाम है उसका? जगन्नाथ कॉरिडोर। उसमें क्या बड़े हिस्से की जमीन, मकान और सब कुछ हथियाने की बात चल रही है, प्रशासन ले लेगा और वहाँ जगन्नाथ कॉरिडोर बनाएगा, और बाकी लोगों को क्या मतलब कोई मुआवजा नहीं, कोई पार रेती पर कर देंगे जो बाढ़ में बह जाए। जैसे ये बनाया था ना, नहर बनाया था गंगा जी में, करीब 18 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन हुआ था। 18 करोड़ रुपए की नहर बनी, देखिए कहीं नहर दिखाई पड़ रही है? इसी तरह से ये यहाँ का डीएम, यहाँ का कमिश्नर मिलके ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें गरीब जनता को उजाड़ दिया जाए और यहाँ गुजराती मॉडल एक स्थापित किया जाए। वो गुजराती मॉडल ये है कि बड़े बड़े जो है माल बनाए जाएं, स्विमिंग पूल बनाए जाए, होटल बनाए जाएं और यहाँ के लोगों को बेदखल करके बाहुबलियों को यहाँ बसा दिया जाए, गुजराती लोगों को। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जैसे 80 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे पिताजी संपादक थे विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मैं भी गांधी अखबार का उप मुख्य संपादक रहा हूँ, मेरा बेटा भी संपादक है, न्यूज एडिटर है न्यूज 18 में। लेकिन अब ऐसे लोग तो मान लीजिए हम लोग तो प्रेसिडेंट फिगर हैं, जान रहे हैं लोग, लेकिन जो लेमैन है, हैंड टू माउथ है, वो कहाँ जाएगा? जब उनका घर उजाड़ करके यहाँ सुनील भाई ओझा के कार्यक्रम के लिए उनको जमीन, आश्रम के लिए जमीन देने की बात है, और उसमें एक फर्जी मुकदमा कायम कराया गया है प्रेम नारायण बनाम सरकार का। प्रेम नारायण बनाम सरकार के मुकदमे में गंगा किनारे जो रामधार सिंह की जमीन है, इसका फैसला आराजी नंबर 3302, 3303, 3304, 3308 और 3337 इसमें सब में लागू कर दिया गया है। 3 महीने में एक आदमी फर्जी कलकत्ते का आदमी है जिसका नाम प्रेम नारायण है, ब्लॉक 78 कलकत्ता उसका पता है, न उसका वोटर आईडी लगा है, न आधार कार्ड लगा है, और इस पर यहाँ का एसडीएम उस पर मुकदमा चलाता है और 4 महीने के अंदर उस मुकदमे में फैसला दे देता है। और एसडीएम के यहाँ से फैसला होता है? एसडीएम के प्रशासनिक फैसला अपने किस्म का प्रशासनिक फैसला होता है। उस फैसले को हम लोगों के ऊपर लागू कर दिया गया। जब हम लोगों को पता लगा तो हम लोग एसडीएम के यहाँ गए और कहे कि भैया ये क्या है, तो उसने कहा कि ऊपर का आदेश है, हम आपकी सुनवाई नहीं कर सकते। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हम लोगों ने कहा, हाई कोर्ट के जज ने हमारी बात सुनी, इनको निर्देश दिया एसडीएम सदर सार्थक अग्रवाल को, और उसमें उन्होंने कहा कि जो है आप त्वरित गति से निर्णय लें, जरूरत पड़ने पर स्टे दें। और कितने घर प्रभावित हो रहे हैं, कितने परिवार? लगभग 300 मकान जमींदोज करने की योजना है। कारण उसका ये था कि एक अराजी है 3302 जगन्नाथ मंदिर जिसमें अवस्थित है, उसके बाद 3303 है, उसके बाद ये नाला है जो 80 नदी थी वो यहीं आके गिरता था, यहाँ बीच में सड़क बना दी गई, उसको बंद कर दिया गया, उसका मुहाना मायावती पार्क के बगल से गंगा जी की तरफ कर दिया गया। बीच की जो जमीन नाले वाली है वो सरकारी ज़मीन हो गई। वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है उनको लेना था आश्रम बनाने के नाम पर सुनील भाई ओझा को, और इसके लिए उन्होंने ये व्यूहरचना की। अब उसमें एक नया पेज है, नया पेज ये है कि अब कॉरिडोर की बात तो कहीं नहीं कर रहे हैं, लिखन पढ़न में कहीं नहीं है, लेकिन 4 धाम यात्रा जो कभी भी जगन्नाथ मंदिर से नहीं निकलती थी, यहाँ से अंतर्गृह यात्रा थी, बगल से पंचकोशी यात्रा है, लेकिन 4 धाम यात्रा का एक शिलापट मंदिर के अंदर रखा हुआ है। 7 जुलाई 2022 को उसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और शिलापट वैसे लगा नहीं है। अच्छा जयनारायण जी, बहुत विस्तार हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं, जितना सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कहीं न कहीं जो है बीजेपी और पीएमओ की इशारे और उनके निर्देश पर हो रहा है? 100% आप सही कह रहे हैं, पीएमओ के निर्देश पर ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, और उसी के निर्देश पर सुनील भाई ओझा को ज़मीन देने के लिए सारा फर्जी मुकदमा कायम कराया गया है, और फर्जी मुकदमे में हम लोगों के ऊपर फैसला सुना के बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। कारण उसका ये है कि सुनील भाई ओझा जब 13 में आए नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए, तो उनका चुनाव संचालन करने के लिए आए। उसके बाद आने के बाद जब यहाँ देखे तो उनको ज़रूरत पड़ी एक आश्रम बनाने की, वो भी 80 घाट पर बनना चाहिए जी।
अब उसके लिए इन्होंने शाहपुरी परिवार जो ट्रस्टी है जगन्नाथ मंदिर का, इन लोगों से संपर्क किया। इन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, मंदिर हमारे पास है, उसके बगल ज़मीन है, सरकारी ज़मीन आप ले लीजिए। उसको ये नहीं समझ में आया कि इतने मकान गिरेंगे, 300 मकान गिरेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन जब मौका मुआयना उन्होंने किया तो उनके समझ में बात आने लगी धीरे धीरे। यहाँ से भाग गए गढ़ौली धाम, जिसका विजय विनीत जी ने रिपोर्ट किया हुआ है, हमने उसको पूरा देखा है। और वहाँ के लोगों से मृत्युंजय सिंह वगैरह, छतबली सिंह वगैरह से मेरा संपर्क हुआ है, गांव का प्रधान। फिर अभी बात करते हैं इस पे आगे। हाँ प्रज्ञा, आप तो यहाँ अभी पढ़ाई कर रही, रिसर्च कर रही हैं। अभी जब आप आई थी तो मोदी की सत्ता शुरू हो गई थी? जब मैं आई थी उसी साल मोदी जी की सत्ता आई थी यहाँ। उसी साल सत्ता आई थी। और मोदी जी की सत्ता जब यहाँ पे आई थी तो जैसा कि बाकी लोगों ने बात किया कि सबसे पहले उन्होंने गंगा का नाम लिया था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। फिर उसके बाद जब वो सरकार में आते हैं तो इसी घाट पे आके वो फावड़ा चलाते हैं, गंगा सफाई का संदेश देते हैं सबको। फिर नमामि गंगे डाल करके सफाई करते हैं। फिर झाड़ू लगाते हैं। फिर नमामि गंगे के नाम पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए। और अभी कुछ एक दो साल पहले यहाँ जो नहर बनी गंगा में, उस पे मतलब उस तरह से माँ गंगा को उन्होंने संबोधन माँ गंगा का किया, लेकिन माँ का सीना चीर दिया उन्होंने। जितना लूटते बना माँ के नाम पे लूटा। और अभी आज 10 साल के बाद उनकी हालत ये है कि आज भी वो माँ गंगा का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। माँ गंगा की तरफ देख के घाट पे खड़े होके अभी उन्होंने फूट फूट के रोया है। तो बस उनका विकास यही है कि वहीं पे आके फिर जिस दिन शुरू किए थे वहीं पे आके उनको रोना पड़ रहा है। तो वो अपना खुद ही परिणाम जान रहे हैं। हमको एक चीज़ बताया गया कि यहाँ नमामि गंगे का पूरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, सफाई अभियान, लेकिन 28 नाले जो गंगा में गिरते हैं अभी भी गिर रहे हैं, ऊपर से रंग रोगन कर दिया गया। क्या सच्चे है? सच है, ये सच है। और आप अभी चल के वहाँ पे देख सकते हैं, उसको शूट कर सकते हैं। और बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी जा रही है, बस वो उनका काम दिखाना नहीं, इसलिए वो नहीं दिखा रहे हैं। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं छात्र कैसे गंगा में नाले गिर रहे हैं और सारे शिवर के पानी। और पूरा गंगा में एक दो नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ से लेके आप जब वहाँ जो दिख रहा है घाट आपका वहाँ तक का, वहाँ 15 से 20 नाले आपके गंगा में गिर रहे हैं सीधे सीधे। तो देखिए ये तो सफाई और उसकी बात रही। संक्षेप में, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो यहाँ जो बेरोजगारी का सवाल है, लोगों के जो बुनियादी कुछ सवाल हैं, महंगाई है या स्वास्थ्य से संबंधित जो सवाल है, उस मोर्चे पर कुछ प्रधानमंत्री किए हैं सब, कोई है जानकारी? एक और चीज़ महत्वपूर्ण छूट गई थी, उस संदर्भ में बतलाना चाहता हूँ। एक कार्माइकर लाइब्रेरी थी यहाँ, जो 150 साल पुरानी थी। उस लाइब्रेरी को जमींदोज कर दिया गया। अच्छा। और जमींदोज करने के बाद उसी के मलबे पर नीरा राडिया, जो चर्चित थी 2G घोटाले में, उनका अस्पताल वहाँ पर खोल दिया गया। और उस अस्पताल का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन उसके बारे में मुझे एक रिपोर्ट अभी मिली है कि वो शायद अब नीरा राडिया ने भी छोड़ दिया। अस्पताल भी नहीं है, वो अस्पताल भी खत्म हो गया। लेकिन उसका उद्घाटन इन्होंने किया था और अखबारों में तस्वीर भी छपी थी। और एक और पुस्तकालय था, गोयनका पुस्तकालय, उसको भी जमींदोज कर दिया गया। तो 2 पुस्तकालय 100 मीटर के दायरे में ये थे। माने आप समझिए कि वो जो ज्ञान विरोधी इनका अभियान जो है चल रहा है समानांतर। हाँ, तो ये 2 पुस्तकालय जो है जमींदोज कर दिए गए बुलडोजर लगाकर। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि वहीं पर एक गोयनका हॉस्टल था, गोयनका छात्रावास नाम उसका था। और उसमें लड़कों के रहने, खाने पीने, कपड़ा और किताब कापी वगैरह की व्यवस्था फ्री में होती थी। कोई न कोई दे देता था और कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाता था। उसको भी जमींदोज कर दी। उसी के पास जो है एक मुक्ति आश्रम था, जिसमें वृद्ध लोग रहते थे, साधु संत वगैरह या कोई भी रह सकता था। तो उसको भी जमींदोज कर दिया गया। ये अंतिम दौर में हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और रही बात महंगाई और बेरोजगारी की, तो जो देश के हालात हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, तो वो चीज़ यहाँ भी है। अग्निवीर योजना जो लागू किया इन्होंने, विशेष करके ये आप जहाँ खड़े हैं पूर्वांचल का ये हिस्सा, यहाँ के अधिकांश लड़के जो है पुलिस में या आर्मी में जाते हैं। तो वो अग्निवीर योजना जो आ गई, तो उसकी तैयारी वो बड़ी लंबी तैयारी करते हैं ना, 4 साल में वो वापस आ जाएंगे। तो 18-19 साल की उम्र में वो जाएंगे और 24 साल की 23 साल की उम्र में बाहर आ जाएंगे। तो उनके रोज़गार का सवाल। और ये जो
अस्सी घाट है। ये 80 घाट पर ही, जैसा कि प्रज्ञा ने बताया कि यहीं पर 2014 में मोदी जी ने फावड़ा चलाया था और इसके आगे जो रोड आ रही है वहाँ पर झाड़ू लगाया था उन्होंने। हाँ? और जहाँ आप खड़े हैं यही वो जगह है जहाँ 80 नदी ये 1980 तक यहीं पर 80 नदी जो है गंगा का संगम होता है। ये जहाँ आप खड़े हैं ये संगम स्थल है। 80 नदी की धारा को बदल दिया गया और वो संत रविदास मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उससे आगे कर दिया गया। अब वो नदी नहीं रह गई है, नाला हो गया है। तो जो दो चीज़ें हैं बनारस में, एक बनरा नदी और एक 80 नदी, इसी के कारण इसको वाराणसी कहते हैं। 80 और बरुणा के बीच में बचा हुआ हिस्सा वाराणसी है। और 80 नदी तो नाला बन ही गई, अब बरुणा की बारी है, वो भी बन रही है। और यहाँ पर एक नाला भी है जिसको शाही नाला कहते हैं कि उसकी लंबाई जो है करीब 22-23 किलोमीटर है। लेकिन ये 5 किलोमीटर नाला साफ करने में 5 साल लगा दिए। एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें नाले की सफाई करनी थी। इनके पास मैप ही नहीं है कि नाला किधर से बहता है, तो नाले की सफाई नहीं, आधी अधूरी हो गई। और अगर जो आप देखना चाहें तो बसंता कॉलेज जो है उसी के पास ये शाही नाला जो है, माने शाही चीज़ें होती हैं बनारस में, नाला को भी शाही कहा जाता है। अच्छा, ये आखिरी दौर में है, कुछ क्या फैक्ट्री कंपनी कुछ लगी हो जो जिससे कुछ रोजगार पैदा हुआ हो, नया अस्पताल, नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी? विकास के मॉडल पर जाएंगे तो फैक्ट्री और ये जितनी चीज़ें लगी हैं, आप दक्षिणांचल में चले जाइए, उन जगहों के उसके जो परिणाम भयावह आए हैं, जो जिसकी चर्चा अभी हो रही थी कि इस किलोमीटर पर 2 माने 500 में 1 किलोमीटर उधर और 1 किलोमीटर इधर। प्रोफेसर बीके शुक्ला जी का इस पर पूरा रिपोर्ट है कि जो सबसे ज़्यादा कैंसर मरीज पाए जा रहे हैं वो इसका मतलब कि जितना गंदगी आप डाल रहे हैं, वो गंदगियों का जो समागम हो रहा है उसके इर्द गिर्द बसने वाले लोग और बाकी चीज़, तो हमको विकास का मॉडल जो हमने चुना था, वो विकास का मॉडल अगर फेलिवर हुआ तो हमको नए विकास पर नए तरीके से सोचना होगा, ताकि जिन परिस्थितियों में हमारे उस समय के लोगों ने सोचा कि मैंने कुआं है और तो वहाँ लोटा रख दिया, बाल्टी रख दिया, मैंने आ गया कोई राहगीर पी लिया। नदी को, पेड़ों को पूजने की एक परंपरा बनी रही। इस तरीके का नहीं कि बाजार रहे और मैंने आरती आए देखिए, ये परंपरा नहीं। और इस समाज को भी चाहिए कि इस परंपरा को कैसे हम बदलें। बिल्कुल। प्रज्ञा, आप जो है छात्रों के साथ रहती होंगी, नौजवानों के साथ, क्या है अभी जैसे जो बेरोजगारी की स्थिति है उनके क्या प्रतिक्रियाएं रहती, क्या बोलते हैं? सर, बेरोजगारी की स्थिति तो ऐसी है कि अब आप देख रहे हैं युवाओं के पास बिल्कुल रोजगार नहीं है। और रोजगार के साथ साथ सर आप अभी बोले कि यहाँ पे क्या कोई शिक्षा संस्थान और रोजगार के अवसर आए कि नहीं, तो शिक्षा संस्थान तो सर एक भी नहीं बना 10 सालों में। और जो पहले से शिक्षा संस्थान थे वो, आप अभी कुछ देर पहले BHU में गए थे, वहाँ डॉक्टर साहब का जो अनशन चल रहा है उसमें उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुद्दे पे बहुत विस्तृत चर्चा की और बताई कि किस तरह से शिक्षा को और स्वास्थ्य को दोनों को कैसे नष्ट किया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन उसका हो रहा है, तो निजी हाथों में सौंप के वो चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह से जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियां उसमें सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज बढ़ रहे हैं जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो एक तरफ बच्चों से ज़्यादा कैसे पैसा वसूला जाता है उसका तरीका इख्तियार कर रहे हैं ये लोग, दूसरी तरफ उनके पास उसके बाद भी कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। और इस शहर के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे सर, इसमें जैसे ये शहर है तो इसमें सबसे ज़्यादा जब शहर के बाहर आप जाते हैं, जब रोहनिया है, सेवापुरी है, पिंडरा है इधर, तो खेती किसानी करने वाले जो किसान लोग हैं, कामगार लोग हैं, तो वो किसानी खेती के बाद का जो समय होता है उनके पास, वो सबसे ज़्यादा बुनकरी में लगाते हैं। ये शहर, यहाँ की बुनकरी, यहाँ की कारीगरी पूरी देश दुनिया में जो है फेमस है। तो उसमें क्या किया इन लोगों ने कि उनको बुनकरों को बिजली जो वो फ्लैट रेट पे बिजली दे दिया कमर्शियल, तो उसकी वजह से वो बुनकरी का काम कर
नहीं कर पा रहे, उनका उद्योग धीरे धीरे चौपट हो गया पूरी तरीके से। पावर लूम के साथ साथ आप हैंडलूम को नहीं चला सकते, तो उसका संकट वो झेल रहे हैं। इस वजह से इस शहर के आधा से ज़्यादा बुनकर पलायन कर चुके हैं और रेडी पटरी पे आते हैं। जो रेडी पटरी वाले हैं उसके लिए भी वो नया नियम लाके, नया कानून लाके उनको भी उससे अलग कर चुके हैं, तो उनके पास दूर दूर तक कोई भी रोजगार के अवसर नहीं है। तो वो अब इस तरह से देख रहा है कि उसको करना क्या है आगे, तो सब मिला जुला अंधकार में दिख रहा है। भविष्य अंधकार में दिख रहा है। अच्छा, अब आखिरी उसमें अगर आपसे पूछिए, ये बताइए, आप जिस तरह की तस्वीर आप लोग खींच रहे हैं उसमें लग रहा है मोदी जी आए, सबको उजाड़ दे रहे हैं, ध्वस्त कर दे रहे हैं, सब खत्म कर दे रहे हैं, उसके बाद भी मोदी जी यहाँ से जीतेंगे ऐसा कहा जाता है। उसका कारण है, हाँ। उसका कारण है 5 किलो गेहूँ। हाँ। राइट टू फूड का कॉन्सेप्ट जो है कांग्रेस ने दिया था, इस पर उन्होंने 5 किलो गेहूं दे करके इन घर खरीदों को खरीद लिया है और उसके चलते 5 किलो गेहूं इनका बम 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 बोल रहा है। 5 किलो गेहूं उनको मिले, हमको इसके दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल है उसके पीछे जो पैकेट पर मोदी जी का फोटो है और मोदी मोदी करने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं वहाँ, ये है। दूसरी बात, सर्वाधिक महंगाई यहाँ बनारस में है। यहाँ 40 रुपया किलो आटा बिक रहा है, 200 रुपया किलो दाल बिक रही है, तेल कड़ुआ 190 रुपया 200 रुपया बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले 3/7 का कानून एक था जिसमें आवश्यक वस्तु नियम होता है, उसका कहीं कोई छापा नहीं है, कहीं किसी व्यापारी के यहाँ कोई माप तौल का बटखरे की जांच नहीं होती है। इसका है कि एक तो कम ही देते हैं, दूसरा दाम हमसे ज़्यादा लेते हैं और ले करके महंगाई बढ़ाते हैं। दूसरी बात, आपने पूछा था कोई बुनियादी उद्योग, यहाँ बनारस में मोदी जी के आने के बाद एक बुनियादी उद्योग नहीं हुआ है। हुआ क्या है, चाय की दुकानें जरूर खुली हैं। चाय की दुकान 80 पर 5 रुपए की दुकान पर चाय मिलती है, यहाँ 15 रुपए की चाय मिलती है, ये विकास हुआ है। तीसरी बात यह है कि बेरोजगारी है, सारे नौजवान बेरोजगार हैं, कहीं कोई उद्योग धंधे नहीं खुले, न कल कारखाने खुले, खाली बस मोदी मोदी है। कारण एक तो गंजी दे रहे हैं, एक तो दुपट्टा गमछा दे रहे हैं और टोपी पहना के उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाकी जो लोग हैं इनको 500 रुपया रोड पर बनिहार रख ले रहे हैं और हर जगह इनको दौड़ा करके मीटिंग में भीड़ बढ़ा रहे हैं, चाहे यहाँ हो चाहे सड़क पर हो, हर जगह इनके एजेंट आरएसएस के जितने लड़के हैं ये सब के सब खाली नागपुर के फैसले को यहाँ लागू करना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े तानाशाह हैं, हमारी बात असली बनारस के सारे लोग मानते हैं। ये उनका कहने का मतलब है कि खाली हम ही हैं राजा यहाँ के, बकिया यहाँ सब प्रजा हैं, बनिहार है सब यहाँ। सुरेश सर, पिछले 2 चुनावों के मुकाबले अब की स्थिति कुछ थोड़ा भिन्न रहेगी, क्या रहेगा? आखिरी एक बातचीत। नहीं, स्थितियाँ तो लगभग वैसी ही रहेंगी। समीकरण जो है अभी एक नामांकन श्याम रंगीला करके आर्टिस्ट, क्योंकि यहाँ लोगों के नामांकन खारिज किए गए, जो बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र के तहत कि कम से कम अपना पर्चा भर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर अभी तक कोई जो है प्रतिबंध नहीं था, लेकिन यहाँ लोगों को हैरेस किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। 13 मई को श्याम रंगीला जो है नामांकन करने पहुंचा था कचहरी में अपने वकील के साथ, पूरा पर्चा तैयार करके, लेकिन उसका पर्चा कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। चुनाव आयोग तक उसने शिकायत किया कि कम से कम पर्चा आप ले लीजिए और उसके बाद अगर जो कुछ कमी है तो आप खारिज कर सकते हैं, पर्चा तो लीजिए। फिर वो जो है दूसरे दिन 14 मई को जिस दिन इन्होंने नामांकन किया मोदी जी का, उस दिन उसका जो है शाम को लेट आवर में उसका पर्चा लिया गया, हालांकि पर्चा खारिज कर दिया गया। शपथ पत्र का आधार बनाया गया कि शपथ पत्र उसने नहीं दिया था, तो उसका ये कहना था कि चुनाव अधिकारी ने बताया ही नहीं कि वो देना है हमको, क्या देना है वो तो वो बताएंगे ना। और 50 लोग लाइन में खड़े थे, उनको पर्चा ही नहीं मिला कि वो भर सके। और इस तरीके से बहुत से लोग वहाँ कचहरी में उस दिन, तो जो आखिरी दिन था 14 मई, कुछ निर्दलीय जो पर्चा भर दिए उनको परेशान किया जा रहा है। नहीं, उनका खारिज कर दिया गया, अधिकांश लोगों का खारिज हो गया, तो अब कम प्रत्याशी रह गए हैं। राजनीतिक दल के आधार पर आप देखें तो कांग्रेस के अजय राय हैं, जो पिछले 2 चुनावों में भी वो रहे हैं मोर्चे पर, तो ये स्थिति है, राजनीतिक परिदृश्य जो है ये है। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने कोशिश की बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या तस्वीर बनी है पिछले 10 सालों में, वो आपके सामने लाने की कोशिश की गई। और आपने देखा होगा ज़्यादा चीज़ें जो है ख़त्म की गई हैं, जमींदोज की गई हैं, गंगा के नाम पर लोगों को छला गया है, और यहाँ कॉरिडोर जो तमाम बनाए जा रहे हैं उसमें
बाजार और कैसे पूंजीपतियों की थैली मजबूत किया जाए, ऐसी कुछ योजनाएं यहाँ चल रही हैं और आम जनता के लिए उसमें कहीं कुछ नहीं है, कुछ इसी तरह की तस्वीर उभर रही है। बहरहाल काशी की 80 घाट से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।